अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है। आज क्योंकि जुमे का रोज़ है और हफ्ते का जो हमारा सिलसिला है उसका आखिरी प्रोग्राम आज होता है और उमूमन बात होती है कुछ मजहबी नौइयत के मामलात जो हैं या इस हवाले से जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं, इस पर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और आज के दिन की अहमियत और फजीलत है क्योंकि दिनों के बाकी मानदा दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोशिश होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। बहरहाल दीगर मामलात पर भी हफ्तावार जो सिलसिला हमारा जारी रहता है उसमें गुफ्तगू होती है। हालात हाजरा के ऊपर ख़ास तौर पर कोशिश होती है कि गुफ्तगू की जाए और साथ साथ जो आपकी सेहत के हवाले से मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जो हमारा पहला सेगमेंट है उसमें हम कुछ इस तरह के मामला जिसमें मईशत, समाजी मसाइल, माशरती मसाइल शामिल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और दूसरा जो हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट है इसमें हम कोशिश करते हैं कि बात करें आपकी सेहत के हवाले से। तो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। पहले हिस्से में आज बड़े ख़ास मेहमान एक दफ़ा फिर मेरे पास यहाँ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे आज बात होगी कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं, अच्छा तबसरा भी करते हैं, तज्ज़िया भी करते हैं। एक दफ़ा फिर आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप उन्हें देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ यहाँ पे अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नईम आवान साहब, उन्हें भी एक दफ़ा फिर खुश आमदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब नईम आवान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर साहब, सूरत हाल जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ कुछ ज़्यादा बात हो रही थी वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में रही वो आपके सामने है। जैसे तैसे इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ, बहुत सारे सवालात एक दफ़ा फिर उन्होंने जन्म लिया। तरीक़ाकार के हवाले से काफ़ी अर्से से बात होती आई है कि जिसके ऊपर सब तहफ़्फ़ुज़ात थे शफाफ इंतखाबात के हवाले से। इस दफ़ा ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसके ऊपर धांधली की बात ज़्यादा हुई हो, और नताइज भी गैर मुतवक्किल थे कि जो हुक्मरान जमात है उसको कामयाबी इस दफ़ा नहीं मिल सकी। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा एक तबसरा हो जाए कि आप क्या समझते हैं कि ये जो देर से ही सही इंतखाबी मरहला एक सूबे में मुकम्मल हुआ, इसे आप किस तरह देखते हैं, और बाकी मानदा सूबों के अंदर क्या पोजीशन नज़र आती है कि आपको ये इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? ये एक बुनियादी सवाल है, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केपी में जो अभी बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो एक किस्म का कह सकते हैं कि सेटबैक मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जी तो इसमें जो लोग जीते हैं या जो पार्टियां जीती जी हैं, जैसे JUI हो गई और जमात इस्लाम ANP का जी वो जी हुए हैं, तो उनकी जीत को मैं नहीं समझता कि वो जीते हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, क्योंकि उनकी जीत जो है वो बहुत आर्जी है। जी वो जिन इलाकों में जिस तरह से जीते हैं, उनका कुछ पार्टियां उनके अपने नज़रियात होते हैं, जी उनके अपने मंशूर होते हैं और अपने मंशूर को लेके चलती है। बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो कि जिनके मंशूर के अंदर दीन ज़्यादा शामिल है, जी जिनको हम जी कहते हैं कि ये दीनी दीनी पार्टी जमात है। है, बिल्कुल वो ठीक है। है जैसे जमीयत उलमा इस्लाम होगी, जैसे जमात इस्लामी होगी, जी और इस तरह के इनके मज़ीद भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिनके ग्रुप में कुछ होती हैं लोकल हिसाब से होती हैं। कुछ बलूचिस्तान के अंदर हैं तो वो उसको बलोची वोट करते हैं, कुछ कराची के अंदर हैं या अर्बन सिंध के अंदर हैं जी तो उनको यही लोग सपोर्ट करते हैं। तो पूरे मुल्क की पार्टियां नहीं होती, पूरे मुल्क में उनका तमाम सेटअप होता है, जी मगर उनके इतने वोटर या सपोर्टर वोट बैंक उनका इतना नहीं होता। ठीक। तो वो सारी पार्टियां जिस पार्टी का मर्जी नाम लेंगे, जो सबसे बड़ी पार्टी पिछले दिनों में अमर्ज आई थी वो थी MQM। जी MQM की नेशनल असम्बली में इतनी सीट्स होती थी जी कि वो थोड़ा बहुत बाकी जो रूलिंग पार्टी होती थी या अपोजिशन होती थी उसके साथ पूरा पूरा तावन करने के काबिल होती थी। इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि जो वो एक सीट, वो आज़ाद उम्मीदवार तो उससे ज़्यादा हो जाते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो ये बड़ी पार्टियां, तीन पार्टियां हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि गवर्नमेंट में है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरे चारों सूबों की जंजीर जी। थी, थी पे ज्यादा थी पे जोर है। नईम साहब बैठे हुए हैं, माइंड ना कर दें। और तीसरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है, नवाज शरीफ वाली, ये 3 पार्टियां हैं जो कि पूरे मुल्क में जिनका होल्ड है, वोट बैंक भी है जी। अब अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिधर जिधर अभी हारी है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती होती और वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती होती, तो फिर तो हम कहते हैं कि जी लोगों के नज़रियात चेंज हो गए हैं, लोगों ने महंगाई या करप्शन या ऐसी बैड गवर्नेंस के खिलाफ वोट दिया है, तो फिर तो हमें समझ आती। मगर वोट मिला है JUI को या ANP को मिला है या उन पार्टियों को मिला है जो बिल्कुल लोकल हैं, तो ये आर्जी जीत है उन लोगों की जो हुई है। और दूसरी बात ये हुई है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर ही अंदर, उनके अपने एक एक हलके से मुख्तलिफ लोग खड़े हुए हैं, टिकट नहीं दिए गए लोगों को, किसी को दिया गया, इलेक्शन नहीं लड़वाया गया, या जिनको टिकट नहीं मिले उन्होंने खुद जाके ज़्यादा उम्मीदवार, तो PTI के वोट एक ही हल्के में कितने उम्मीदवार वो PTI के वोट ले रहे हैं। तो इस तरह से ये टूटा है ये सिलसिला, और जिसका ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है मौलाना फजल रहमान की जमात ने उठाया है, और वो आ गए हैं। तो इसको ऐसे कि जैसे हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में बलदियाती इंतखाबात में स्वीप करती है, क्लीन स्वीप नहीं भी करती है, मैक्सिमम जितनी सीट्स या वोट्स ले लेती है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा वोट ले लेती है, तो फिर PTI को भी और बाकी लोगों को भी थोड़ी तफ्तीश होनी चाहिए कि यार ये किधर जा रहा वोट। तो मेरे अपने ज़ाती नज़रिए के मुताबिक PTI का वोट अभी ख़राब नहीं हुआ है, जो कि अभी जो KP के इलेक्शन में उनका वोट ख़राब नहीं हुआ, उनकी साख ख़राब हुई है, उनके अंदर एक इंतशार है। और ये भी है कि वो जब कोई चल रहा होता है तो गिरता है तो संभलता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है। मैं भी तहरीक इंसाफ को इसका पता चल जाए और आने वाले बाकी KP के इलेक्शन और बाकी इलेक्शन में कुछ वो कामयाबी जो गलतियां उसके ऊपर जो है वो काबू पा लें। बिल्कुल ठीक है, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, और उसकी निशानदही हो चुकी है। और ख़ुद भी पार्टी के जो अरकान हैं और ख़ासतौर पे जो सरबरा हैं जमात के, वो ख़ुद भी इस चीज़ का इदराक उन्हें हो चुका है कि गलतियाँ हमसे यकीनन हुई हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि सही टिकटों का ना तकसीम होना पार्टी के अंदर, जैसा भी आपने कहा, एक तो बड़ा मसला ही है कि क्योंकि कोई नज़म नहीं है तो इस वजह से ये सिलसिला सारा हुआ है, और वोट आप समझते हैं कि इंटैक्ट। और दूसरी तरफ ये कि आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ी तादाद में कामयाब होना इस चीज़ की निशानदही है यकीनन कि आपसे गलत फैसले हुए हैं। नहीं महमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, क्या राय रखते हैं? जैसे अभी अनवर खुर्शीद साहब ने कहा कि होना तो ये चाहिए था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब होती या नून अक्सरियत से कामयाब होती, तो ये समझा जाता कि लोगों ने PTI को मुस्तरद करके जो है अपने पुरानी जो पार्टीज़ हैं जिनके साथ उनकी वाबस्तगी रही है उनका इंतखाब किया। लेकिन ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना ही मुस्लिम लीग नून कोई वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हासिल कर सकी हैं। इसके बारे में फरमाइए, आपको क्या लगता है? आप समझते हैं कि वहाँ पे पार्टी इतनी ज़्यादा मुतारिक नहीं है, ना नून ना आप, क्या समझते हैं? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक आपको और आपके साथ पूरे इस्लामी तमाम ममालिक को, तमाम मुसलमानों को। देखिए, बात ये कि जो हालिया इलेक्शन हुए हैं KPK के अंदर, ये 2 फेज़ में इलेक्शन होने थे, और एक फ़ेज़ जो कंप्लीट हुआ जिसमें मालाकंड था, जिसमें आपका जो है वो पेशावर था, दीर था, सवात था। ये एक फ़ेज़ वो जहाँ इनका स्टेक था किसी दौर में, और जो था वो कौम को पता है कि 8 साल से इन्होंने जो डिलीवर किया वहाँ। अभी एक फ़ेज़ बाकी है। एक फ़ेज़ के अंदर जिस तरीके से इनको नाकामियाँ मिली हैं और जिस तरीके से इनको रद्द किया है KPK की आवाम ने, अब दूसरा फेज़ वो रह गया जो हज़ारा डिवीज़न है। हज़ारा डिवीज़न में फिर मानसेरा भी आता है, एबटाबाद भी आता है, फिर आपका बालाकोट भी आता है, फिर नारान कागान वाले जो बेल्ट है, फिर इसी तरीके से काला टाका है, फिर काला टाका के साथ जो एक पट्टी जो है वो एक पट्टी और भी है। तो यहाँ तो इनका स्टेक है ही नहीं। जिस तरीके से ये यहाँ कुछ इनको सीटें मिल गई, और अब यहाँ जो सेकंड फेज़ में उनको तो कोई उम्मीद नहीं है दूसरे फेज़ के अंदर। अभी जैसा कि खुद मेरे भाई ने खुर्शीद भाई ने कहा कि डोमेस्टिक लेवल की जो जमातें कि जैसे कराची के और सिंध तक महदूद KMK में, और कुछ सीटें वो वफाक में निकाल लेती हैं, तो वहाँ भी जो डोमेस्टिक जमातें थी, जो डोमेस्टिक जमातों ने वहाँ अक्सियत हासिल की,
अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डोमेस्टिक नहीं एक इंटरनेशनल जमात है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाजमी सी बात है वहाँ इस वजह से ज़्यादा अक्सरियत नहीं ले सकी। वजह ये कि मैंने कहा ये जो इलेक्शन होते हैं ये जनरल इलेक्शन नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। जो डोमेस्टिक लेवल पर जो इंतखाबात होते हैं ये इलेक्शन होते हैं तो वहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ जो है वो आ जाती हैं, सीटें निकाल लेती हैं और मुंतखब हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ की जो जमात है मौलाना फजल रहमान की, एक बात तो ये कि हर पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है। फजल रहमान की पार्टी का जो नुक्ता नज़र है वो जो उनका स्टांस है वो कामयाब हो गया, और वो जो चाहते थे इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन, वो चाहते थे कि ये जो धांधली 2018 के इलेक्शन में जो हुई है और उसका आज अजाला पूरा पाकिस्तान उठा रहा है, और वही नुक्ता नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है और वही स्टांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बड़ी जो जमातें उनका भी है, और हमारा मोटो भी इसी में आपका पीडीएम के अंदर वो यही था। तो एक बात तो क्लियर हुई कि तरीक़े इंसाफ का जो एक विजन था और तरीक़े इंसाफ की जो एक सोच थी वो ख़त्म हो गई है तकरीबन, क्योंकि पिछले कैंटोनमेंट के इलेक्शन में इनको जो नाकामी मिली, और पीछे अगर आप भी और पीछे चले जाएं तो जहाँ जहाँ ज़मीनी इंतखाबात हुए इनको बुरी तरह शिकस्त हुई। तो एक बात तो क्लियर है कि तरीक़े इंसाफ कोई जमात नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, एक माफियाज है जो इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत है और मुसल्लत किया गया उनको। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जितने एमएनए इनके मौजूद हैं, एमपीए मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में जो मुंतखब हुए हैं, कभी ये कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सके। जो कौंसलर का इलेक्शन ना लड़ा हो उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ डिलीवर करेगा अवाम में और डिलीवर करके वो आगे बढ़ेगा। जो लोग इंतखाबात लड़ते हैं और नीचे सतह से जब ऊपर आते हैं तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, उनको एहसास होता है अवाम का। तो ये जो इलेक्शन के अंदर इनकी नाकामी हुई है, ये वो लोग नाकाम हुए जिनको एहसास नहीं है मुल्क में रहने वाले गरीब आदमी का, इनको एहसास नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हफ्सा नफसी इस मुल्क के अंदर उन्होंने मचा दी है, मुल्क के अंदर जो महंगाई है, इनको एहसास नहीं है। एहसास ना होने का रिज़ल्ट जो निकला, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिज़ल्ट निकलेगा। और बिला अपना आसिफ रिज़ादारी साहब के वो कीमती अल्फाज हैं कि इनको जो काम जिन्होंने इनको काम पे लगाया इनको छोड़ दें इनके हाल के ऊपर, ये अपने वजन से गिरना शुरू होंगे। और इलेक्शन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं इनको नज़र आना शुरू हो गया। और वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर मुसलत किए गए इन्होंने, और इन्होंने क्या जो लाए उन्होंने इस मुल्क के ऊपर जिनको मुसलत किया वो लोग पाकिस्तान में रहते ही नहीं। ये वो लोग हैं जो इंग्लिश बाबू बैरून मुल्क से इनको इंपोर्ट किया है और उनको वजारतों में बिठा दिया और वो इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। इसको हम IMF के जो है वो हम इनको एजेंट कहते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो IMF के जो है वो तर्जुमान होते हैं, IMF के जो है वो डीलर होते हैं। जब किसी मुल्क के ऊपर जब जाते हैं तो वो IMF को कमा के देते हैं, और कमाया है इन्होंने ना। इन्होंने आप अगर मैं बात करूं कल भी ब्रेकिंग थी एक नीचे चैनल के ऊपर कि 5 रुपये कोई यूनिट फिर भी बढ़ने जा रहा है, तो बढ़ने जा रहा है। तो ये एक्सपेक्ट करेगी कौम, जो कौम इस वक्त देख रही है। और इन्होंने जो आई कराई थी आज लोगों की हुई तो यासर भी इन्होंने निकाल दी है। और मैं आपको यकीन से बता दूं कि अभी भी तकरीबन इंतखाबात जो भी होने वाले जनरल उसमें भी 1.5-2 साल मौजूद हैं। इससे 3.25 साल के अंदर ये जो तब्दीली हुई है ना, ये जो महंगाई हुई है, ये इनका जो इंतखाबी निशान है बल्ले की जो ऊपर के हत्थे की साइड होती है ना सर, अभी वहाँ अभी स्टार्ट है, अभी नीचे का साइड बाकी है। अभी आवाम ने जो इनको हाई कराई है ना, आवाम की हुई निकाली, अभी नीचे की साइड भी बर्दाश्त करनी है सर। अभी आप देखते जाइएगा ये जो पर यूनिट है बिजली का ये 50 पे लेके जाएंगे पूरे, क्योंकि 8 रुपये का यूनिट था। तो इस मुल्क के ऊपर जो है वो बकौल इनके कि इस मुल्क के ऊपर जो लोग इस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं सारे चोर हैं की वजह से। तो अभी तो माशाल्लाह से 32 पे, अभी फिर 5 रुपये उन्होंने बढ़ाया, फिर 5 रुपये। तो ये इस मुल्क के ऊपर फरिश्ते इस मुल्क के ऊपर नाफिज हो गए हैं। वो चोर थे जो 47 रुपये की चीनी आवाम को देते थे, ये फरिश्ते नाफिज हुए हैं कि 150 रुपये की बिजली जो है अपना चीनी जो है वो मुल्क के ऊपर जो है वो दस्तियाब है इस वक्त। ये फरिश्ते इस मुल्क के ऊपर नाफिज हुए हैं। पेट्रोल जो है जब ये आए तो इस मुल्क के ऊपर जो पेट्रोल था मेरा ख्याल है 72-74 पे रेट थे, तो आज 150, 147 पे, फिर 141 पे ये लेके गए इस मुल्क के ऊपर। ये जो फरिश्ते नाफिज हुए हैं और फिर बात ये कि ये फरिश्ते बताते हैं घबराना भी नहीं है। आवाम को इन्होंने गुस्ल के फटे पे लटा दिए। लेकिन हमारी खुश नसीबी समझ रहे हैं, खुश नसीबी ये है कि अगर हम नेबर मुल्क में जाए ना इंडिया में, तो इंडिया के अंदर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अमीर है, वहाँ की जो अवाम है वो गरीब है। हमारे साथ खुश नसीबी ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट जो है ना हमारी, वो हमारी यहाँ पर कमज़ोर है और गरीब है और हमारी अवाम अमीर है। इस वजह से वो अफेक्ट नहीं पड़ा जो अफेक्ट पड़ना चाहिए था। वरना मुझे याद है कि
1 रुपया कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा था इंडिया में, तो 35 लोग एहतजाज में मारे गए थे, क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ की जो अवाम है ना वो गरीब है। यहाँ की अवाम बर्दाश्त कर लेती है 2, 4, 5 रुपए, और जो इनके वजीर हैं जैसे कहते हैं कोई बात नहीं 7 रुपए बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ता है। मैं ये आपने बिल्कुल ठीक तो कहा 7 कि रुपए ये बढ़ा दी उससे अवाम पे क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क इसलिए पड़ेगा, अभी बिल्कुल भी ठीक है। अवाम बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जो निचली सतह के जो लोग हैं बिल्कुल सही आज उनकी सूरत हाल ये हो गई है खत्म कि कर वो दिया अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दिए, ऐसे ही। अपने बच्चों को नालों में फेंकना शुरू कर दिया है, अपनी जो सूरत हाल उनकी ऐसी खड़ी हो गई, खुदकुशियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। या कराची में बड़ी मुश्किल से हमने अमन व अमान कायम किया था इस खास तौर पे नेशनल एक्शन प्लान के बाद। आज सूरत हाल ये कि अच्छा फ़ोन आप कराची शहर में नहीं लेके चल सकते, आप बड़ी रकम जो है वो बैंक से नहीं निकाल सकते। इस वक्त बात ये कि हर आदमी परेशान है। फिर होता ये कि अगर छोटा बच्चा मासूम अगर वो रोता है ना दूध के लिए, तो यासिर भाई जब बाप के पास जब रोजगार नहीं होता तो फिर वो पिस्तौल निकालता है, वो छुरी निकालता है, वो चाकू निकालता है, फिर वो स्नैचिंग भी करता है, फिर वो डकैती भी मारता है। अभी जितने भी मैं आपको बताऊं जो केसेस हालिया जो केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया हमारी सिंध पुलिस ने, तो आपको बताऊं तकरीबन वो केसेस हैं जो तकरीबन माजी के अंदर उनके कोई निशानात नहीं मिल रहे कि वो जराइम पेशा लोग हैं। ये जिसको आप गिरफ्तार करते हैं पकड़ते हैं तो आगे से उनका एक ही रोना होता है हम क्या करें, रोजगार नहीं है, हम क्या करें, माँ बाप की अदवात बहुत महंगी है, माँ अस्पताल में दाखिल है, बाप जो है वो बिस्तर पर जो है वो लेटा हुआ है, तो हम कहाँ से दवाइयाँ खरीदें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैंने कहा कि इस मुल्क के ऊपर जो लोग मुसलद हैं, ये वो लोग हैं इस मुल्क के ऊपर मुसलद जिनको एहसास नहीं है, ये अवाम के वोट से नहीं आए। हम क्यों हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो है वो साबका 2018 के इलेक्शन के ऊपर हम क्यों कह रहे थे कि ये लोग जैसे RDS सिस्टम और एम्पायर की उंगली की निशानगी खुद ये करते रहे, तो ये लोग जो है वो इलेक्ट नहीं है, ये सिलेक्टेड लोग हैं। इनको एहसास जब होता जो इलेक्टेड होता अवाम की ताकत से आता और अवाम को जवाबदेही होता कि हम अगर इलेक्शन जो है दोबारा कंटेस्ट करने, दोबारा लड़ने, अगर हम महंगाई नहीं करेंगे तो बात ये कि अवाम में रह सकेंगे, अगर हम गुर्बत खत्म नहीं करेंगे तो अवाम में रह सकेंगे, बेरोजगारी खत्म नहीं करेंगे तो अवाम में रह सकेंगे। लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मामले पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए अनवर खुर्शीद साहब और नईम अमान साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। अनवर साहब, नईम साहब ने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की। मुखालिफ जो जमात होती है उसके ऊपर ज़ाहिर है इल्ज़ामात लगते हैं, तनकीद होती है। साथ ही उन्होंने एक बात ये कही कि जनाब कोई अगर सियासी नज़रियाती जमात हो तो फिर मामला हल होते हैं। अब ये तहरीक तो बहुत सारी माजी में आती रही हैं, हुकूमतों का हिस्सा भी कहीं ना कहीं बनी। यहाँ पर पहली दफ़ा हुआ कोई तहरीक जो इंसाफ की तहरीक थी वो एक पार्टी की शक्ल में बनकर सामने आई। लेकिन बहरहाल पार्टी तो उसको नहीं कहा जा सकता। अब उन्होंने कहा कि ये सियासी इत्तेहाद है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है और उसका नुकसान जो है वो उनको अब नज़र आना शुरू हो गया है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जब मैं देखता हूँ जिस तरह के लोग टीवी पर आते हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, नाम लेना तो मैं इनका मुनासिब नहीं समझता, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है फैसल वाडा साहब, इन जैसे लोग होंगे, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है वफाकी वजीर भी उनको बनाया गया, तो बहरहाल अब ऐसे लोग होंगे तो फिर ये हुकूमतें कैसे जवाब देंगी आवाम को? क्या आवाम में जाएंगी और क्या उनसे बात करेंगी? ये फरमाइए। असल में जी जितने भी ये पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां भी जो नेशनल लेवल पे हैं और जो छोटी पार्टी हैं डोमेस्टिक लेवल पे हैं या कुछ अपने मंशूर दीनी मंशूर से दीनी पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों के अंदर बेसिकली एक यकजहती और जो होता है ना यूनिटी, ये जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 लफ्ज़ बोले थे ना, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो मैंने एक पार्टी में देखा जो कि आजकल जिसके बानी पे बैन लगा हुआ है, वो डिसिप्लिन मैंने ऐसा किसी पार्टी में नहीं देखा। डिसिप्लिन की बात करते हैं। फेथ जो है ना, वो फेथ तो मेरे ख्याल से किसी पार्टी में किसी का भी नहीं है, हर पार्टी में लोटे मौजूद हैं, तो फेथ वाली बात तो निकाल ही देना। डिसिप्लिन भी नहीं है, फेथ भी नहीं है, यूनिटी। अब यूनिटी जो है वो पार्टियों में हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। उसकी बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं।
ऐसे महरक़ात हैं कि सबसे पहले कि हमारे मुल्क के अंदर सूबों के अंदर ज़बान का मसला है। हर सूबे में लादा ज़बान बोली जाती है जी। हर ज़िले में लादा ज़बान बोली जाती है, हत्ता कि हर 20 किलोमीटर या 20 मील के बाद ज़बान चेंज हो जाती है पूरे मुल्क में। फिर हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमान हैं उनके अपने जो अंदर वो फ़िरके हैं जी। कुछ किस फ़िरके से है, कुछ फ़िरके वो चीज़ आ जाती है। फिर हमारे अंदर कौमों का एक डिवीजन सिलसिला आफ्टर है डिवीजन, जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये चीज़ें नहीं हैं। तो जब ये हमारे ये फ़िरके, ये हमारी कौमें, ये हमारी ज़ुबानें, ये जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम हमारे अंदर उस पार्टियों की बात हो रही है तो पार्टियों के अंदर वो यूनिटी वो चीज़ नहीं रहती। अब होता ये है कि एक शख्स है जो कि इतने उसका अपना ज़ाती वोट बैंक इतना है कि वो MNA या MPA की सीट निकाल सकता है या एक से ज़्यादा भी निकाल सकता है अपने साथ किसी को मिला के। तो वो जो अशख़ास है ना वो पार्टियों का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं तो वो सीट जीत जाएंगे, कल वो पीपल्स पार्टी में थे तो वो सीट जीत जाएंगे, ठीक है, जीत गए। और उससे पहले अगर वो मुस्लिम लीग नून में होते तो वो फिर भी अपनी सीट वो निकाल लेते। तो इस तरह से वो यूनिटी वाला आंसर जो है वो पार्टियों के अंदर नहीं है। जब ये चीज़ नहीं होती तो पार्टियों की वो पोजीशन, उनका जो एक नज़रिया जो होता है ना, नज़रिया जैसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लॉन्च की थी, आई थी, तो उस वक़्त हम भी छोटे छोटे थे तो हमें पता था एक पार्टी आई है जो रोटी कपड़ा और मकान, और उस वक़्त हर शख्स की नज़रें इन तीन चीज़ों पे लगी हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान। वो ये तीन वर्ड जो हैं भी ऐसे कि ये सारी उम्र जब तक इंसानियत है ये रहेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं है। कोई मुझसे पूछता है क्या बिजनेस करना चाहिए, हर एक को मैं यही कहता हूँ ये 3 बिजनेस हैं, बिल्कुल ठीक है, खाने का, पहनने का और रहने का कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, जो भी है, आप कपड़े की फैक्ट्री लगा लो या होटल खोल लो। तो ये तो रोटी कपड़ा और मकान ऐसी 3 चीज़ें हैं कि जो हमेशा हमेशा चलने वाली है। और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखा कि मुल्क के अंदर जो हमारा जुडिशरी का निज़ाम है वो कैसा है, जुडिशरी का निज़ाम अपनी जगह पे, मगर उसमें जितना तारीख पे तारीख वाला मसला है तो सस्ता और फ़ौरन इंसाफ वाली बात। इन्होंने कहा कि जी ये एक इन्होंने ये चीज़ रख ली, ये भी हमेशा वाली है कि इंसाफ वाली बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, पता नहीं उनका मुझे नहीं पता उनका क्या है। कर्ज उतारो, वोट को हक दो शायद, उनका वो शायद ये है। तो बात ये है कि वो जो पार्टियों का वो जो होता है ना मंशूर, उसके साथ मिल के हमेशा उस तरह से चलना। और वो जो पीछे आप जिसकी बात हम कर रहे थे कि ये जो पार्टियों के अंदर जो वो होते हैं ना ये लोग, जी आज इस पार्टी में कल किसी पार्टी में अपने वोट बैंक से जाके, अब होता है उसका नुकसान कहाँ पे होता है? उसका नुकसान होता है जो पार्टी का जो लीडर होता है, पार्टी के लीडर को उसको पकड़ना, फिर वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। यार उसे देख लो ना, वो मैंने अगर उसको ज़रा सी बात की तो वो निकल जाएगा बाहर। जैसे अभी देखे पेशावर में क्या हुआ, पेशावर में नूर आलम ने क्या किया, उसने सारे के सारे वोट उठा के जमीयत उलमा इस्लाम को दिलवा दिए, PTI के वोट गए वहाँ पे। जो उन लोगों ने जिन्होंने पेशावर के अंदर वोट दिया, किसी शख्स का मौलाना फजलुर रहमान पे ना एतमाद होगा, ना उसकी पार्टी के साथ उनके नजरिया मिलता होगा, मगर अपने लीडर के कहने पे, नूर आलम के कहने पे वहाँ पे वोट डाल गए, उसको डाल दिए। तो यही बात होती है कि ये पार्टियों के अंदर जो कारकुन ऐसे ही होते हैं, जैसे मेरे साथ अभी नईम अवान साहब बैठे हैं, ये पार्टी के अंदर चल रहे हैं कि अल्लाह करे मेरी दुआ है कल को ये MPA बने, परसों ये MNA बने, उसके बाद ये वजीर बने और अच्छी इनको पास मिनिस्ट्री मिले, तो फिर ये पार्टी के लिए दिन रात एक करेंगे और यस सर कहेंगे पार्टी को भी सही बात पे, और नो सर कहेंगे गलत बात पे अपने पार्टी के चेयरमैन को। तो ऐसे लीडर नीचे से जब आएंगे ना तो तब जाके बात होगी। और जो लीडर पहले से जेब में डाल के एक सीट बैठा हुआ है उसको आप पार्टी में ले आएँ तो फिर इस तरह की मनमानियाँ भी करेंगे। वो जो हमारा जो मैं सपोर्ट करता हूँ इमरान खान साहब की इस बात को, जी करप्शन, तो वो करप्शन पिछले 10 साल नहीं थी
करप्शन पिछले 14 साल से है जी और चल रही है, और इन चीज़ों का लेवल बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। ठीक। अगर इमरान खान सच्चे हैं ना, वो कह रहे हैं कि करप्शन थी 5 साल में और पिछले वो दूसरे 5 साल में, तो उसका लेवल अभी बढ़ गया है। गवर्नेंस का लेवल पीछे कम था जी पिछली हुकूमतों में, लेवल गवर्नेंस का बहुत नीचे था, अब बहुत नीचे, बॉटम से भी नीचे चला गया। तो इसी तरह ये जब तक ये इधर उधर आते जाते रहेंगे लोटों की तरह और अपनी जेब में सीटें डाल के आते रहेंगे, तो ये वजीर जिनका आपने पहले नाम लिया, ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, हर जगह आप देखें वो उठ के कितने सारे एमपी उठ के गवर्नर सरवर के साथ चले गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले उधर से मिल के इधर चले गए। ये पिछले दिनों जब सेनेट के इलेक्शन में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने 8 करोड़ रुपए वाली जो बात चल रही थी कि तुम हमें वोट दो, ये करेंगे, तो ये सारा इसी तरह ये सियासत है ये। हाँ, शायद बाहर के मुल्कों में जो फॉरेन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें किसी और तरह मामला चलता हो, मगर यहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसी है कि ऐसी चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे इस तब्दीली ना आ जाए। इमरान खान साहब वाली तब्दीली नहीं चाहिए। अगर आपने आगे जाना है तो बाद में अगले सेगमेंट में मैं बात कर लूंगा कौन सी तब्दीली चाहिए। तब्दीली पे बात लाजमी करूंगा। नहीं मुस्कुरा रहा है तब्दीली पे, मैं ब्रेक के लिए कह दिया उन्होंने। निगार भी घबरा गए। अच्छा ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के वापस आते हैं, उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, सियासी जोड़ तोड़, सियासी माहौल जो है, सियासी कल्चर हमारा जिसे हम कहते हैं, वो किस तरफ लेकर जा रहा है। अवामी मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। किसी भी सूबे के अंदर देख लें, सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हर कोई एक दूसरे को ज़िम्मेदार इसका ठहराता है, और ये जो सिस्टम है क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये अब समझना ज़रूरी है। इस हवाले से मुख्तलिफ औकात में हम गुफ्तगू कर चुके हैं, मामला समझना ज़रूरी है। इसी मामले पर गुफ्तगू हो रही है। नईम अमान साहब तशरीफ़ फरमाए। कुछ देर पहले तब्दीली का जब तस्करा आया, आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट जो है वो आई, और मैंने कहा इसका सबब मैं ज़रूर पूछूं कि अनवर खुशी साहब ने कहा कि जी कोई हकीकी तब्दीली जिसका हम मुंतज़िर हैं, अगर वो आएगी तो फिर कुछ हो सकता है, आप मुतमईन नज़र नहीं आते। और दूसरी बात ये कि अभी ये जो इंतखाबात हुए इसमें कोई धांधली के हवाले से सच कोई बात नहीं हुई, वरना अमूमन होता ही है कि इंतखाबात के बाद एक सीरीज़ ऑफ वो चलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं। क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्या वाक़तन ऐसी तब्दीली नज़र आ गई है? फरमाइए। थोड़ी मुस्कुराहट यूँ आई कि मेरे साहब जो है वो मैंने के साथ कई सैकड़ों की तादाद में शोज़ किए, लेकिन आज इनका अंदर का इंसान जागा है ना। आखिर में इन्होंने कहा जी बात ये है कि वफाकी हुकूमत या इमरान खान साहब वाली तब्दीली नहीं चाहिए। बात ये है कि ये जो इलेक्शन के अंदर इन्होंने मलबा अपने जो इन्होंने टिकट दी उस पर डाला और कहा कि आखिर में ये कहा कि हमने शफाफ इलेक्शन करा दिए। देखें ये होता है शफाफ, अगर इन्होंने इलेक्शन करा दिए तो शफाफ इलेक्शन में रिजल्ट क्या निकला, कहाँ खड़े होकर आ गए। हम भी तो ये कह रहे हैं 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं थे। अगर आप 2 मिनट के लिए इनकी उस मंतक को मान लेते हैं, ये कहते हैं जी हमने शफाफ इलेक्शन कराए, वजह ये बनी कि हमने टिकट जो है वो सही नहीं दिए लोगों को। 2 मिनट अगर वही मैं बात करूंगा, अगर शफाफ कराए तो कहाँ इनके ला के अवाम ने खड़ा किया, और अगर बात ये है कि अगर शफाफ इलेक्शन कराए तो खुद नहीं कराए। ये सुप्रीम कोर्ट के लेकिन देखें अभी शफाफ इंतखाबात की जैसे बात की उन्होंने, उसका बता दिया आपको कि सूरत हाल क्या रही है। वोट कटा नहीं है, जैसे भी इन्होंने कहा ना अनवर खुशी साहब ने कि वो हारी नहीं है, वो जमात दूसरी जीती नहीं है, ये हार गए अपनी गलती की वजह से। वोट अपनी जगह इंटैक्ट रहे और मिसमैनेजमेंट, गलत फैसलों की वजह से मामला निकल गया। आगे फरमाइए। देखिए मिसमैनेजमेंट अगर कोई पार्टी गलती करती है ना तो ये उस पार्टी के जो लोग होते हैं उनको बाकायदा उनकी सजाएं होती हैं। मतलब वोट तकसीम कोई एक दिन की तो पार्टी नहीं है ना, बकौल इनके कि 22 साल जद्दोजहद की आखिर में फिर एम्पायर की उंगली पे चले गए। बात ये है कि जो इलेक्शन वहाँ कराए गए, जो इलेक्शन वहाँ हुए, पहली दफ़ा इलेक्शन नहीं हुए वहाँ, ना तो ये नए थे, न्यू बोर्न थे कि इलेक्शन ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, ये क्राइटेरिया, पहले तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। जैसे कैंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर इनको शिकस्त हुई थी, ये डरे हुए थे, खौफजदा थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर बहरहाल ये रोज़ नई चीज़ें प्रेजेंट करते रहे, ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए। रिजल्ट ये निकला, आखिरकार एक फेज कंप्लीट कर गई, अभी एक फेज बाकी है। तो इनको पता था कि हमारे साथ जो कुछ होना है, ये जो होगा, अवाम तो महसूस कर रही है ना इस वक्त।
अवाम तो लाजमी सी बात है, जो केपीके के अंदर अगर हमारा कोई भाई है तो लाजमी सी बात है इसी तरीके से एक भाई हमारा कराची के अंदर भी मौजूद है। तो बात यह है कि महसूस तो लोग कर रहे हैं ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सूरत हाल इन्होंने बनाई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या तरीके इंसाफ वही वाली तरीके इंसाफ है जो 1 करोड़ नौकरियों के वादा किया था? क्या वही तरीके इंसाफ है कि 50 लाख मकानात का वादा किया था? क्या ये वही तरीके इंसाफ है कि गवर्नर हाउसों को गिराना, उनको लाइब्रेरियां बनाना? क्या वही तरीके इंसाफ है पीएम हाउस को गिराना, यूनिवर्सिटी बनाना, और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तलबात हैं वो जो एडमिशन लेंगे, जो डिग्री क्वालिफाई करेंगे, वो अंडालोजी, मुर्गालोजी, फिर कटालोजी, फिर भंगलोजी, फिर इसी तरीके से जो है वो फला खाने जो इन्होंने बनाने थे, ये उसकी डिग्री लेंगे वहाँ से। तो अवाम बात ये है कि हमारा वाहिद वजीर आज़म में मैं आपको बताऊं जो हाथ में तस्वीर और मुंह पे छूट होता है, और सरकार दो आलम नबी अक्सर फरमाते हैं बदबख्त है वो इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त है वो इंसान जो वादा खिलाफी करे, बदबख्त है वो इंसान जो अमानत में ख़यानत करे। तो पिछले 3.25 साल से अमानत में ख़यानत भी हुई है, झूठ भी बोला गया है, और इसी तरीके से वादा खिलाफी भी की गई है। तो अवाम बात ये, क्योंकि भी मेरे भाई कह रहे थे कि कोई मजहबी जमातें, तो उनका आज स्टांस क्यों लोगों को जो है ना, लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। वजह ये बनी कि लोग, अवाम देखती है, अवाम महसूस करती है, ये अवाम किसी की मलकियत नहीं है। और तरीके इंसाफ, मैं ये कहूँ कि तरीके इंसाफ के अंदर जो देखें किसी भी जमात में ना, अगर हम अपनी पार्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं शहीदों की दस्तान भुट्टो ख़ानदान। हम ये हमें महसूस करते हैं, हमने देखा है, हमने इस कौम की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर हमने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में हो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शक्ल में हो, शहनवाज भुट्टो की शक्ल में हो, मुहतरमा शहीद बेनज़ीर की शक्ल में हो। तो शहीदों की दस्तान भुट्टो ख़ानदान मौजूद है। इनके पास क्या है, इनका क्या स्टांस है? ये कहते थे कि हमारी जो बात ये कि 3 चीज़ों को इन्होंने फोकस किया था। इंसाफ, मुझे बताएं क्या इंसाफ मिला? किसको मिला? आपके दिन दिहाड़े समी उलक, मौलाना समी उलक को छुरियों के वार से इस्लामाबाद में उसको कत्ल कर दिया गया। उसके लिए इमरान खान साहब तुर्की के दौरे पर थे, उस वक्त उन्होंने वहाँ से कहा कि मैं आऊँगा और मैं उनको इंसाफ दूंगा। इसी तरीके दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से ताहिर धावड़ को, SSP ताहिर धावड़ की को अगवा करते हैं, उसकी डेड बॉडी मिलती है कहाँ से? जाके अफगानिस्तान के अंदर से। कहा कि मैं आऊँगा, उनके लवाकिन को जो है वो इंसाफ दूंगा। दिन दिहाड़े जो आपने देखा मोटरवे के ऊपर जो बड़ा इंसिडेंट हुआ, साहिवाल इंसिडेंट हुआ, तो उसमें क्या लवाकिन को क्या उनको इंसाफ दिया गया? दूसरा ना जाए, आज कुछ दिन पहले जो पेशावर के अंदर APS स्कूल के अंदर जो बच्चों को जिस तरीके से ज़िबा किया गया, उनके माँ बाप क्या वो दुख भूल सकते हैं? अब अगर भूल नहीं सकते, क्या इंसाफ दिया गया? उनके 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 जो कातिल थे उनके साथ इमरान खान साहब मायदा करने बैठ गए कि उनकी हर वो शराइत, कुछ शराइत अपनी मनवा के, क्या उनको अवाम भूल सकती है? ये इंसाफ जो इन्होंने करना था उसमें बुरी तरीके से इनको शिकस्त मिली है। फिर दावा था कि हम करप्शन खत्म करेंगे। अब मुझे बताएं, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सर 30,000 से ऊपर गवर्नमेंट मुलाजिमीन ने इस्लामाबाद में धरना दिया। धरना देने की वजह क्या थी? उन्होंने कहा तनख्वाह जब 35,000 थी तो हमारा जो खर्चा था 35,000 था, आज हमारी तनख्वाह 35,000 है और खर्चा 70,000 है, फिर हम क्या करप्शन भी ना करें? क्या इमरान खान साहब हमें फिर करप्शन से भी रोक सकता है? आज 4% इन्होंने इन 3.25 सालों के अंदर करप्शन बढ़ा दिए। ये इंटरनेशनल, आप जो रिपोर्ट अभी शाया हुई है, इस मुल्क के अंदर 4% करप्शन बढ़ी है। बेरोजगारी 1 करोड़ से ऊपर जो इन्होंने कहा था, दावा किया था कि हम रोजगार देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, क्या मुझे बताएं 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने इन्होंने बेरोजगार नहीं कर दिया? अभी हालिया आपने देखा कि जो आपके ओल्ड बेनिफिट डिपार्टमेंट के जो लोग थे, सुई सदरन डिपार्टमेंट के 17-18 हजार लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया। अदालती फैसले की, अदालती फैसले, आखिरकार बात ये कि वो अपनी फतह लेकर आ गए, पीपल्स पार्टी के एक अच्छी टीम ने उनको फतह दिला दी। क्या ये इन्होंने ये भूल गए जब ये खड़े होके या स्टील मिल के जो मुलाजमीन थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इस वक्त जो मौजूद हैं, जो NCOC के अंदर भी बैठ के दवाइयों के बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे, वो मेशत के बारे में भी बताते हैं, वो मुल्क की हालात के बारे में बताते हैं, इलेक्शन कैसे कराए जाए उसके बारे में बताते हैं। कि असद उमर की लोग वो वीडियोस भूल गए जब वो खड़े होकर कहा था कि ये वीडियो मुझे दिखाना कि मैं आऊंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को, आपको हक दिलाऊंगा। ये हक दिया उनको। उनके 10,000 से ऊपर मुलाजमीन को बेरोजगार किया, 10,000 जो लोगों को बेरोजगार किया, उनके घर भी छीन लिए गए,
उनके वसाइल, जो अस्पतालों के वसाइल, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक कंपनी, एक बड़ी स्टील मिल यहाँ उनको तोहफे में दी थी अवाम को, वो भी उनसे छीन ली। क्या इन्होंने क्या वो डिलीवर किया? नहीं किया। आज ये रिजेक्ट जो हुए, आज ना इंसाफ दे सके, ना नौकरियां दे सकते, ना महंगाई कम कर सके। ये वाहिद हुकूमत है जो महंगाई करती है महंगाई खत्म करने के लिए, कर्जे लेती है, कर्जे जो है ना वो वापस करने के लिए पहली हुकूमत है। तो ये अभी लोग महसूस नहीं करे, गैस नहीं है लोगों के घरों में। तो ये सूरत हाल है यासिर भाई, इस वजह से ये नाकाम हुए हैं। बहरहाल ये बातें खामखा है कि हमने टिकट सही तकसीम नहीं किए। ओ भाई, टिकट क्या तकसीम नहीं किए? जिमी इलेक्शन में बाहर हो जाते हो, कश्मीर में 2 दे अक्सरत नहीं लेते हो, गिलगित में 2 दे अक्सरत नहीं लेते हो, कैंटोनमेंट में बेड़ा गर्क होता है। अभी शुरू हुई है कहानी, अभी सेकंड फेज में भी होना है। पंजाब में जो इनके साथ होने वाला, अब देखना इनके साथ क्या होगा। और सिंध भी इंशाल्लाह ताला इनको रिजेक्ट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ऐसा है कि प्रोग्राम का जो हमारा ये सेगमेंट है इसका वक्त ख़त्म हो गया, वरना बातें और बहुत सारी थी और अनवर खुर्शीद साहब से जो इसके बारे में ज़रूर मैं जवाब इसका जो है वो तलब करता, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा और उससे पहले एक ब्रेक जो है वो ली जाएगी। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नहीं मेहमान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में बात की। लेकिन ये हमारा पहला सेगमेंट था। दूसरा सेगमेंट जो आपकी सेहत के हवाले से, उस पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।